हेलो दोस्तों। आज हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 23 के बारे में। चैप्टर नंबर 23 विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट्स के बारे में बात करता है। देखिए, कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि हमने कोर्ट में सूट फाइल कर दिया। अब सूट फाइल तो हो गया, लेकिन बाद में हमें ये लगने लगता है कुछ रीजंस की वजह से कि मुझे इस सूट को विड्रॉ कर लेना चाहिए। मैं इस मामले को आगे चलाना नहीं चाहता। क्या मेरे पास सिविल प्रोसीजर कोड में कोई ऐसा तरीका दिया है कि एक बार सूट फाइल कर देने के बाद मैं उसको विड्रॉ कर सकता हूं? पहली बात। दूसरा, क्या मैं अगर सूट में किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट करना चाहता हूं, क्या ये करना पॉसिबल है? क्या इसके लिए भी कोई प्रोसीजर मेरे पास दिया है? इन दोनों सवालों के जवाब हमारा ये ऑर्डर नंबर 23 देता है। ऑर्डर नंबर 23 ज़्यादा बड़ा नहीं है। हमारे पास रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 4 तक के वेरियस प्रोविजंस दिए हैं। हाँ, बीच में कुछ पार्ट्स भी हैं, 3A 3B वगैरह दिए हुए हैं। तो उन सबको भी हम डिटेल में लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड स्टडी कर लेंगे। ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पर हमारा ये ऑर्डर नंबर 23 विड्रॉल ऑफ सूट और सूट्स में होने वाले सर्टेन एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करता है। कभी कभी ये होता है कि पूरा का पूरा सूट ही हम विड्रॉ कर लेते हैं, और कभी कभी ये होता है कि पूरा सूट विड्रॉ नहीं करते, उसका कुछ पोर्शन को विड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर हमें कुछ पोर्शन को विड्रॉ करना है तो क्या होगा, या मुझे कुछ पूरे के पूरे पूरे ही टोटलिटी में सूट को ही विड्रॉ करना है तो क्या होगा, इन सभी सवालों के जवाब हमें यहाँ पर डिटेल में मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। स्क्रीन पर देखिएगा ध्यान से। मैं जरा इसको ऑन कर लेता हूँ। ठीक है। ऑर्डर नंबर 23 रूल नंबर 1, यहां पर उन्होंने बात की है विड्रॉल ऑफ अ सूट और अबंडनमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द क्लेम के बारे में बात बोली। दो बातें हैं मेरे पास। या तो हम पूरे सूट को विड्रॉ कर लें, मतलब जो सूट फाइल किया था एज अ होल पूरा का पूरा ही हमने विड्रॉ कर लिया। दूसरा है, हमारे पास जो भी क्लेम हमने लेकर आया है सूट में, उसमें से कुछ हिस्सा, उसका जो पार्ट है उसे हम अमेंडन कर देते हैं, मतलब उसका हम परित्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं उस हिस्से को। हमारे पास कुछ क्लेम्स थे, उन क्लेम्स में से कुछ हिस्से को हम यहां पर छोड़ रहे हैं, उन्हें अबंडन कर रहे हैं। तो क्या पूरे के पूरे सूट को विड्रॉ करा जा सकता है, या उसके किसी पार्ट को भी अबंडन करा जा सकता है जो क्लेम हम लेकर आए हैं? तो हमारा सब रूल नंबर 1 ये कहता है, एट एनी टाइम आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, यानी कि एक बार आपने सूट फाइल कर दिया, उसके बाद कभी भी एट एनी टाइम, सूट फाइल होने के बाद कभी भी, द प्लेंटिफ में as against all or any of the defendants abandon his suit or abandon a part of his claim। अब इसको जरा स्क्रीन पर समझते हैं, थोड़ा बेटर तरीके से समझ में आएगा। मान लीजिए ए ने एक सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट, सी के अगेंस्ट और डी के अगेंस्ट। ठीक है। और यहां पर उनके कुछ क्लेम्स थे। एक क्लेम था क्लेम नंबर 1, दूसरा क्लेम था क्लेम नंबर 2, और तीसरा था क्लेम नंबर 3। मान लीजिए ऐसे हमारे पास 3 डिफरेंट क्लेम्स थे। अब अगर यहां पर ये जो प्लेंटिफ है, अगर ये चाहे, तो पहला ऑप्शन इसके पास ये है कि सारे के सारे क्लेम्स, क्लेम नंबर 1, क्लेम नंबर 2, क्लेम नंबर 3, ये तीनों के तीनों क्लेम्स तीनों ही डिफेंडेंट के अगेंस्ट बी, सी और डी के अगेंस्ट ये अपना विड्रॉ कर सकता है, पूरा का पूरा ही अबंडन कर सकता है। विड्रॉ करना, अबंडन करना एक ही बात है। ठीक है। अबंडन कर सकता, पूरा का पूरा ही, मतलब पूरा केस ही विड्रॉ कर लिया, कुछ नहीं, खत्म, कुछ नहीं करना आगे। इसका तरीका एक और ये भी है कि मान लीजिए इसने कोई क्लेम नंबर 1 सिर्फ इसमें से जो हमारे पास डिफेंडेंट है बी, सिर्फ इसके रिलेशन में अबंडन किया, बाकियों का मुकदमा चला रहा है। बाकियों का मान लो उसने कहा C2 का मुकदमा आगे चलेगा, उसे मैं अबंडन नहीं कर रहा, और ये जो मुकदमा हमारे पास C और D के अगेंस्ट है ये चलता रहेगा। तो वो ये भी कर सकता है, कुछ क्लेम छोड़ दे और उनमें से कुछ डिफेंडेंट को भी ड्रॉप कर दे। जिन जिन डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट अगर वो पार्शियली कुछ क्लेम को अबंडन करना चाहता है तो इन पार्ट भी अबंडन कर सकता है। तो आप मन में अगर ये सोचो कि मुझे
पूरा का पूरा क्लेम एज अ होल सूट के फॉर्म में ही विड्रॉ करना होता है, तो ऐसे नहीं होता। वो तो आपकी चॉइस है, आप कुछ हिस्से को विड्रॉ करना चाहते हो और इवन कुछ डिफेंडेंट्स को भी अबंडन करना चाहते हो, उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते, तो उनको ड्रॉप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताया इन्होंने यहां पर। अब देखो आगे, देखो आगे वो कहते हैं प्रोवाइडेड दैट वेयर द प्लेंटिफ इज अ माइनर, लेकिन मान लो यहां पर हमारे पास जो प्लेंटिफ है वो माइनर हो, नाबालिग हो, और अदर पर्सन टू whom the provisions which are contained in order number 22 I'm sorry order number 32, ठीक है, ऑर्डर नंबर 32 के रूल नंबर 1 से लेकर 14 तक अप्लाई होते हो। यहां पर वो लोग हैं जिन पर आपके ऑर्डर नंबर 32 के रूल नंबर 1 से लेकर 14 तक के रूल्स अप्लाई होते हो, या वो लोग माइनर हो, तो सिचुएशन में कहते हैं नाइदर द सूट नॉर एनी पार्ट ऑफ द क्लेम शैल बी अबंडन विदाउट द लीव ऑफ अ कोर्ट। अब देखो इसे बात को ध्यान से समझो। उन्होंने बात की है ऑर्डर नंबर 32 की, ठीक है, और उन्होंने रेफरेंसेस लिए हैं रूल नंबर 1 से लेकर 14 तक के। एक बार दोबारा देख लेते हैं, एम आई राइट और नॉट? तो उन्होंने कहा यस, ऑर्डर नंबर 32 है, ऑर्डर नंबर 1 से लेकर 14 तक के हमारे पास रूल्स दिए हुए हैं। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जिन लोगों के बारे में हम यह बात कर रहे हैं, यहां पर प्लेंटिफ या तो माइनर पर्सन हो, या फिर वो जो पर्सन है, अदर पर्सन है, ये वो लोग हों जिनके ऊपर हमारे ऑर्डर नंबर 32 के रूल नंबर 1 से लेकर 14 तक के रूल्स अप्लाई होते हो, प्रोविजन अप्लाई होते हो। अब ये लोग तो वो लोग होते हैं जो कॉम्पिटेंट नहीं होते, अपने आप से मैटर को आगे नहीं चला सकते, माइनर नहीं चला सकता, इनको नेक्स्ट फ्रेंड की रिक्वायरमेंट होती है, किसी गार्जियन की रिक्वायरमेंट होती है। ये भी मान लो इनकैपेबल है, अपने आप से डिसाइड नहीं कर सकते, इनको भी नेक्स्ट फ्रेंड की रिक्वायरमेंट है, उनके थ्रू ही मुकदमा आगे चल सकता है। और इन केसेस में मान लो ये प्लेंटिफ है, तो प्लेंटिफ के बिहाफ पर अगर कोई आदमी सोच रहा है कि यार मैं इसके क्लेम को अबंडन कर दूं, तो हो सकता है माइनर वहां पर प्रेजुडाइज हो रहा हो उससे, तो कोर्ट ने एक चेक लगा रखा है, रादर मैं कहूंगा कि लेजिस्लेचर ने चेक लगा रखा है, क्योंकि ये बात तो एक्ट में लिखी है ना, तो बार लगाया है लेजिस्लेचर ने कि अगर आप माइनर के बिहाफ पर कोई किसी मामले को विड्रॉ करना चाहते हो, अमेंडन करना चाहते हो, या उन लोगों के रिलेशन में अमेंडन करना चाहते हो जिनके ऊपर ऑर्डर नंबर 32 के रूल नंबर 1 से लेकर 14 तक लगते हैं, तो भैया एक काम करो, पहले पहले कोर्ट से जाके परमिशन लो। अगर कोर्ट को लगेगा कि हाँ अगर ऐसा करना माइनर के लिए या ऐसे लोगों के लिए फायदेमंद होगा, उनके हित में होगा, उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो ठीक है, कोर्ट अलाउ कर देगी। तो माइनर के रिलेशन में और इन लोगों के फेवर में अगर कोई भी विड्रॉ होता है, तो वहां पर फिर पहले परमिशन कोर्ट से लेनी पड़ेगी, जैसे कि हमने यहां पर आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में कहते हैं एन एप्लीकेशन फॉर लीव अंडर द प्रोविजो टू सब रूल नंबर 1 शैल बी अकम्पनीड बाय एन एफिडेविट ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्या कहा? मैंने कहा ये जो भी हमारे पास माइनर लोग हैं या अदर पर्सन है, ये अपने आप से कैपेबल नहीं होते, इनको किसी नेक्स्ट फ्रेंड की जरूरत होती है अपना उस सूट को लाने के लिए। नेक्स्ट फ्रेंड का मतलब होता है वाद मित्र, या फिर हमें यहां पर किसी गार्जियन की जरूरत होती है। ये गार्जियन क्या करता है? ये इनके बिहार पर मुकदमा लाता है और केस को लड़ता है, या कोई नेक्स्ट फ्रेंड चाहिए हमें, वाद मित्र जो इनके बिहार पर मुकदमा लेकर आए। तो अगर मान लो आप कोई एप्लीकेशन लेकर आते हैं कोर्ट से परमिशन मांगने के लिए एज पर सब रूल नंबर 1, तो उसके साथ इस नेक्स्ट फ्रेंड का एक एफिडेविट भी लगेगा, एक शपथ पत्र ले लेंगे नेक्स्ट फ्रेंड से कि भैया एक काम करो, एक एफिडेविट दो। इफ द माइनर और सच पर्सन इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लीडर, और मान लो नेक्स्ट फ्रेंड उसे रिप्रेजेंट कर रहा है माइनर को, लेकिन उन्होंने एक लॉयर भी हायर किया हुआ है इस मुकदमे को लड़ने के लिए, तो वहां पर एक प्लीडर का भी एक सर्टिफिकेट ले लेंगे, नेक्स्ट फ्रेंड का एफिडेविट ले लेंगे और प्लीडर का ले लेंगे सर्टिफिकेट। क्यों लेंगे ये सब चीजें? वो कहते हैं टू द इफेक्ट दैट अबंडनमेंट प्रपोज्ड, मतलब जो भी आप प्रपोज्ड अबंडनमेंट कर रहे हो, इनकी राय में, नेक्स्ट फ्रेंड की राय में भी और प्लीडर की राय में भी, ये सब कुछ माइनर के फायदे के लिए होगा, उसके बेनिफिट के लिए होगा, ठीक है, या उस पर्सन अदर पर्सन के लिए बेनिफिट के लिए होगा
जिसके ऊपर हमारे ऑर्डर नंबर 32 के रूल नंबर 1 से लेकर 14 तक के रूल्स या प्रोविजंस लागू होते हैं। ये 3 लेवल की यहां पर सिक्योरिटी दे रखी है उसे। एक तो नेक्स्ट फ्रेंड से एफिडेविट ले लिया कि भैया ये कुछ गड़बड़ ना कर सके। दूसरा प्लीडर से भी ले लिया उन्होंने कि भैया तुम भी एक सर्टिफिकेट दे दो। और इन सब चीजों के बावजूद भी कोर्ट से भी एक लीव ली जा रही है कि सर आप भी देख लो, इन्होंने तो अपने एफिडेविट और अपने सर्टिफिकेट दे दिए, आप भी चेक कर लो कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। जब तीनों लेवल के ऊपर जो टेस्ट है वो पास हो जाएंगे, सिक्योरिटी फीचर सारे पूरे हो जाएंगे, उसके बाद ही ये सूट विड्रॉ होगा या अबंडन होगा। मतलब लेजिस्लेचर ये चाहता है कि जो ये माइनर होते हैं इनके इंटरेस्ट हमेशा प्रोटेक्टेड रहें। ये ना हो कि कोई व्यक्ति इनके अगेंस्ट किसी और आदमी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके इनके राइट्स को तो प्रेजराइज कर दे और खुद से उसका कोई फायदा उठा ले। मेन मकसद बेसिकली इसके पीछे ही है। ठीक है, अब चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट आते हैं सब रूल नंबर 3 पर। यहां पर उन्होंने क्या बोला है जरा ये देखते हैं। यहां पर वो कहते हैं वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द सूट मस्ट फेल बाय रीजन ऑफ सम फॉर्मल डिफेक्ट। मान लो कोर्ट इस बात के लिए संतुष्ट हो जाती है कि यार इसके अंदर ना कोई मुकदमे में कोई फॉर्मल डिफेक्ट रह गया, कोई ऐसा त्रुटि रह गई है, औपचारिक त्रुटि है, कोई डिफेक्ट है लेकिन उसकी नेचर है फॉर्मल, और उसकी वजह से ये सूट जो है ये फेल हो जाएगा, ये सूट चल नहीं पाएगा आगे। और दैट देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर अलाउइंग द प्लेंटिफ टू इंस्टीट्यूट अ फ्रेश सूट। और या फिर न्यायालय को लगता है कि यार कुछ ऐसे और हमारे पास पर्याप्त आधार हैं, हमारे पास सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं जिसके लिए हम प्लेंटिफ को अलाउ कर दें कि वो एक फ्रेश सूट लेकर आ जाए फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट और अ पार्ट ऑफ द क्लेम। जो भी हमारे पास सब्जेक्ट मैटर है उसके रिलेशन में एक फ्रेश सूट लेकर आए या उस क्लेम के एक हिस्से को लेने के लिए एक सूट लेकर आए। तो कोर्ट की 2 लेवल की सेटिस्फेक्शन है, या तो कोई फॉर्मल डिफेक्ट जिसकी वजह से सूट फेल हो रहा हो, और या फिर दूसरा कोर्ट इस बात के लिए सेटिस्फाई हो रही हो कि कोई ऐसा सफिशिएंट ग्राउंड है कि हम प्लेंटिफ को अलाउ कर दें कि वो फ्रेश सूट लेकर आ जाए। तब कोर्ट क्या करेगी? तो वो कहते हैं उस सिचुएशन में इट में ऑन द टर्म्स एज इट थिंक फिट ग्रांट द प्लेंटिफ परमिशन टू विड्रॉ। यहां पर वो उसे कहेंगे ठीक है, परमिशन दे देंगे प्लेंटिफ को, तुम विड्रॉ कर लो फ्रॉम सच सूट और सच पार्ट ऑफ द क्लेम विद द लिबर्टी टू इंस्टीट्यूट अ फ्रेश सूट। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि खाली विड्रॉ ही हो रहा है, अब वो ये भी तो कह रहा है कि मैं विड्रॉ तो करना चाहता हूं लेकिन मैं फ्रेश सूट भी लाना चाहता हूं। तो कोर्ट कहती है ठीक है, इसको तुम पूरे के पूरे सूट को विड्रॉ कर लो या इसके कुछ हिस्से को विड्रॉ कर लो, और तुम फ्रेश सूट लेकर आना चाहते हो तो फ्रेश सूट तुम ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट और सच पार्ट ऑफ द क्लेम। तो जो पहला हमारे पास सब्जेक्ट मैटर था, जो पार्ट ऑफ द क्लेम था, उसके रिलेशन में ही आप सूट यहां पर ला सकते हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बात की है सब रूल नंबर 4 में, वेयर द प्लेंटिफ, रूल नंबर 4, सब रूल नंबर 4, वो कहते हैं वेयर अ प्लेंटिफ अबंडेंस एनी सूट और पार्ट ऑफ द क्लेम अंडर सब रूल नंबर 1। मतलब उनका कहना है कि सब रूल नंबर 1 में आपने सूट को अबंडन कर दिया या उसके कुछ हिस्से को अबंडन कर दिया, और या फिर मान लीजिए आपने सूट को विड्रॉ कर लिया या उसका जो पार्ट ऑफ द क्लेम है वो विड्रॉ कर लिया या अबंडन कर दिया, लेकिन ये सब आपने किया विदाउट द परमिशन जो कि सब रूल नंबर 3 में लेनी चाहिए थी। देखो भाई साहब, ऐसा है कि यहां पर आप अबंडन कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, कोर्ट से परमिशन वगैरह नहीं ले रहे हो भाई, परमिशन लेनी जरूरी है। जैसे सब रूल नंबर 3 में बताई थी परमिशन ले लो, तुम बिना परमिशन के ही सारे कांड कर रहे हो यहां पर। अब वो कहते हैं ही इज लायबल फॉर सच कॉस्ट एज द कोर्ट में अवॉर्ड एंड शैल बी प्रिक्लूडेड फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग द फ्रेश सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सब्जेक्ट मैटर और सच पार्ट ऑफ द क्लेम। तो भाई साहब यहां पर 2 तरह की आपके ऊपर जो है चेक लगेंगे। एक चेक तो ये है कि आपको कॉस्ट लगा देगी कोर्ट, कोर्ट एक कॉस्ट लगा सकती है तुम्हारे ऊपर उस मुकदमे से रिलेटेड। दूसरा, आपको डिबार कर देंगे कि आप फ्रेश सूट मत लेकर आओ। कोर्ट पागल थोड़ी बैठी है, जब लेजिस्लेचर ने कहा कि कोर्ट की परमिशन से आप फ्रेश सूट लेकर आना, और पहले कोर्ट से परमिशन ले लेना कि हम विड्रॉ करना चाहते हैं। आपको लगा हमें तो कोई जरूरत नहीं है कोर्ट की परमिशन मांगने की, हमारे जो मन में आएगा हम करेंगे, तो भैया फिर करो।
करोगे तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए भी रेडी रहो, कॉस्ट भी लगेगी और फ्रेश सूट फाइल करने के लिए आपको डिबार कर दिया जाएगा। ये दोनों बातें हैं, तो परमिशन लेना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं सब रूल नंबर 5 पर। अब यहां पर उनका क्या कहना है, ध्यान से देखिए। वो कहते हैं नथिंग इन दिस रूल shall be deemed to authorize the court to permit one of the several plaintiffs to abandon a suit or a part of a claim under sub-rule number 1 or to withdraw under sub-rule number 3 any suit or part of a claim without the consent of the other plaintiff। यहां पर उन्होंने ये नहीं कहा कि विदाउट द कंसेंट ऑफ द कोर्ट, उन्होंने कहा है विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर प्लेंटिफ, विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर प्लेंटिफ। अब आप सोच रहे होंगे सर ऊपर का पैराग्राफ तो समझ में नहीं आया, नीचे वाला विदाउट द कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ इसका क्या मतलब हुआ। देखो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप इतनी बात तो समझ ही गए हो कि यहां पर हम किसी क्लेम को या पूरे सूट को विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन यहां पर एक खास बात पता क्या हो रही है, यहां पर ये हो रहा है कि हमारे पास एक प्लेंटिफ नहीं है, हमारे पास मल्टीपल प्लेंटिफ है। मान लो मेरे पास 2 प्लेंटिफ है, से फॉर एग्जाम्पल आप 2 बना लो, 3 बना लो, मान लो 3 बना लो, जितना तुम्हें अच्छे लगे उतने बना लो, कोई दिक्कत नहीं। और ये मिलकर क्या किया इन्होंने, कोई सूट लेकर आ गए। यहां पर भी मान लो मैं D1 D2 D3 बना लेता हूं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखाने के लिए, है तो कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, दिखाने के लिए कि हाँ भाई मल्टीपल प्लेंटिफ मेरे पास यहाँ है, मल्टीपल डिफेंडेंट मेरे पास राइट साइड पर। अब मान लो इनमें से P1 जो कि प्लेंटिफ 1 है, ये मान लो विड्रॉ करना चाहता है, ये पूरा का पूरा अपना क्लेम विड्रॉ करना चाहता है या अपने किसी पार्ट ऑफ अ क्लेम को विड्रॉ करना चाहता है, अबंडन करना चाहता है, तो क्या इन्हें P2 और P3 की कंसेंट लेनी पड़ेगी? वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, कोई जरूरत नहीं है भैया। वो कौन होते हैं P2 P3 कौन होते हैं? इनसे किस बात की परमिशन लेनी, इनसे किस बात का कंसेंट लेना? आपकी मर्जी है, आपके पास अपना इंडिपेंडेंट राइट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन है, आपका मन करता है आप मुकदमा लाओ, आपका नहीं करता ना लाओ। ये लोग कौन होते हैं बीच में इंटरफेरेंस करने वाले? तो इनसे किसी तरह की कोई कंसेंट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बोल रहे हैं यहां पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं ऑर्डर नंबर 23 रूल नंबर 1A पर। अब यहां पर उन्होंने क्या बात बोली है इसको भी जरा डिटेल में समझते हैं। When transposition of defendants as plaintiff may be permitted। अब हो सकता है ये जो शब्द आप यहां पर देख रहे हो ट्रांसपोजिशन, हो सकता है आपने इसको पहली बार सुना हो। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ये शब्द पहली बार सुनाई में दे रहा होगा या पहली बार वो इससे एक्वाइंट हो रहे होंगे। ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है कैपेसिटियों को बदल देना। कैसे मतलब? मान लो मेरे पास एक प्लेंटिफ है P1 और एक मेरे पास यहां प्लेंटिफ है P2, इन्होंने मिलकर एक सूट लेकर आया डिफेंडेंट के अगेंस्ट, मान लो इसका नाम है D1। अगर मैं P1 को ट्रांसपोज करूं मान लो, तो मैं ये कर सकता हूं कि P1 को मैं यहां से हटा दूं और मैं इधर इसको यहां पर D2 बना दूं, मतलब प्लेंटिफ यहां से हटकर क्या बन गया, डिफेंडेंट बन गया। तो जब एक पार्टी अपने कैरेक्टर को, अपनी कैपेसिटी को छोड़कर कुछ और कैपेसिटी में जाती है, यानी प्लेंटिफ डिफेंडेंट बन जाता है। या मैं कहूं इधर से एक D2 था, D2 हटकर वो प्लेंटिफ बन गया, इधर P1 बन गया, तो ये भी ट्रांसपोजिशन है। तो ट्रांसपोजिशन में प्लेंटिफ टू डिफेंडेंट या डिफेंडेंट टू प्लेंटिफ, अगर पार्टी कंसर्न के कैपेसिटी बदल रही होती है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। ठीक है, ये बन गया मेरा ट्रांसपोजिशन। लेकिन हमारा यहां पर ट्रांसपोजिशन किस तरीके से हो रहा है, यही उन्होंने समझाया। व्हेन ट्रांसपोजिशन ऑफ डिफेंडेंट एज प्लेंटिफ मे बी परमिटेड, मतलब यहां पर ये कि मेरे पास यहां पर कोई डिफेंडेंट है, मान लो D2 को मैं हटाकर यहां पर अगर P3 बना लूं यानी प्लेंटिफ बना लूं, ये कब पॉसिबल है, मैं कैसा कब कर सकता हूं ऐसा, मैं डिफेंडेंट को प्लेंटिफ के रूप में कब ट्रांसपोज कर सकता हूं? चलिए समझते हैं ऐसा कब हो सकता है। अब यहां पर वो कहते हैं, ध्यान से देखते रहिए स्क्रीन पर, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से देखेंगे। वेयर अ सूट इज विड्रॉन और अबंडन बाय द प्लेंटिफ अंडर रूल नंबर 1। अब हुआ ये कि
प्लेंटिफ ने क्या किया, मान लो मेरे पास यहां प्लेंटिफ है, ये प्लेंटिफ है P1, P1 ने मान लो अपना सूट विड्रॉ कर लिया, मान लो P1 ने अपना सूट विड्रॉ कर लिया, सूट इज विड्रॉन, किसके द्वारा, P1 के द्वारा। वेयर अ सूट इज विड्रॉन और अबंडन बाय द प्लेंटिफ अंडर रूल नंबर 1 and a defendant applies to be transposed as a plaintiff under rule number 10 of order number 1, और डिफेंडेंट ने कहा, एक एप्लीकेशन लगाई, साहब ऐसा है मुझे इस, ये D2 एक एप्लीकेशन लगा रहा है कि सर एक काम कीजिए, मुझे इस मुकदमे में आप प्लेंटिफ बना लो। वो आप कहेंगे सर ऐसे कैसे बन जाएगा, हो सकता है P1 का जो केस था वो D2 के अगेंस्ट था, हो सकता है P1 का केस D1 के अगेंस्ट नहीं था, D2 के अगेंस्ट था, और जब इसने विड्रॉ कर लिया तो इसके खिलाफ तो कोई कॉज ऑफ एक्शन रहा ही नहीं, P1 का D2 के अगेंस्ट तो कोई कॉज ऑफ एक्शन रहा ही नहीं, तो ये तो अब डिफेंडेंट रहा नहीं, अब P1 तो कोई भी अपना रेमेडी D2 के अगेंस्ट नहीं मांग रहा है ना। P2 किसी भी तरह का D2 के अगेंस्ट कोई मान लो कॉज ऑफ एक्शन लेकर नहीं आया, P1 लेकर आया हुआ था, लेकिन जॉइंट थे, किसी कारण से दोनों आपस में क्लब हो गए, ठीक है, रीजन हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हो सकती हैं। अब यहां पर इसने एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई कि सर मुझे आप इसमें प्लेंटिफ बना दो, मान लो P3 बना दो इसके अंदर, क्या ये ऐसा कर सकता है, वही बता रहे हैं यहां पर। वो कहते हैं द कोर्ट में इन कंसिडरिंग सच एप्लीकेशन हैविंग ड्यू रिगार्ड टू द क्वेश्चन वेदर द एप्लीकेंट हैज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन टू बी डिसाइडेड एज अगेंस्ट द अदर डिफेंडेंट्स। अब वो देखेंगे कि D2 का कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसा राइट जो कि D1 के अगेंस्ट एग्जिस्ट करता है, तो उसे क्या डिसाइड करने के लिए इसे प्लेंटिफ बनाना जरूरी है, क्योंकि D2 तो तभी प्लेंटिफ बनना चाहेगा जब D2 का कोई इंटरेस्ट D1 के अगेंस्ट एग्जिस्ट करता होगा, तो वो डिफेंडेंट बनकर तो वो राइट अपना नहीं ले सकता, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे ट्रांसपोज होकर प्लेंटिफ बनना पड़ेगा। तो इसीलिए वो एप्लीकेशन लगाता है कि सर P1 जो मेरे खिलाफ मुकदमा लेकर आया था वो तो हो गया खत्म, तो मैं तो डिफेंडेंट रहा नहीं, लेकिन मेरे कुछ इंटरेस्ट D1 के अगेंस्ट है, तो मुझे यहां पर प्लेंटिफ बना लो आप। तो इस तरह से डिफेंडेंट की ट्रांसपोजिशन प्लेंटिफ के रूप में हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट ने एप्लीकेशन लगाई और कोर्ट उसे ट्रांसपोज कर ही देगी। कोर्ट देखेगी कि क्या कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन जो एग्जिस्टिंग डिफेंडेंट है जैसे D1 है, क्या उसके खिलाफ ऐसा कोई क्वेश्चन उस D2 का D1 के खिलाफ डिसाइड करने का रिक्वायरमेंट है, अगर हां तो फिर ठीक है, फिर कर दो, नहीं तो फिर जरूरत नहीं है। चलिए आगे स्विच करते हैं, नेक्स्ट आते हैं ऑर्डर नंबर 23 रूल नंबर 2। यहां पर उन्होंने बात की है लिमिटेशन लॉ नॉट अफेक्टेड बाय फर्स्ट सूट। अगर कोई फर्स्ट सूट आया है उससे लिमिटेशन लॉ प्रभावित नहीं होता, फर्स्ट सूट लिमिटेशन लॉ से प्रभावित नहीं होता, लिमिटेशन लॉ नॉट अफेक्टेड बाय द फर्स्ट सूट, रादर मैं कहूंगा फर्स्ट लिमिटेशन लॉ फर्स्ट सूट से प्रभावित नहीं होता, ये बोल रहे हैं। यहां उनका कहना है, आप कहेंगे सर फर्स्ट सूट सेकंड सूट समझे नहीं, ये क्या चक्कर है, कौन सा फर्स्ट सूट कौन सा सेकंड सूट, पहले तो सर ये तो समझा दो, बाकी तो कहानी बात की है। अगर हमें फर्स्ट सूट समझ में नहीं आया, यानी कोई सेकंड सूट भी था क्या, हाँ हाँ क्यों नहीं, सेकंड सूट भी तो है, फर्स्ट सूट भी है सेकंड सूट भी है। अब देखो ये फर्स्ट सूट सेकंड सूट कैसे बनता, मान लो ए है और ये एक सूट लेकर आया है बी के अगेंस्ट, लेकर आया, ठीक है लेकर आया, और यहां पर इसने कोई क्लेम मांगा था, मान लो क्लेम नंबर 1 था, उसने कोर्ट को अप्लाई किया, परमिशन मांगी कि सर आप एक काम करो, मुझे इस क्लेम को विड्रॉ करने के लिए ना आप अलाउ कर दो, और मैं एक फ्रेश सूट लेकर आना चाहता हूं। तो जो पहले सूट आया था जिसमें क्लेम नंबर 1 था, ये था सूट नंबर 1, अब परमिशन लेने के बाद एक फ्रेश सूट लेकर आ गया नया दूसरा, ये मेरे पास हो गया सूट नंबर 2, ये भी तो सूट है, यहां पर भी वो क्लेम लेकर आ रहा है, इस क्लेम का नाम मैं बदल के मान लो क्लेम नंबर 2 रख देता हूं, क्योंकि ये पहले वाला क्लेम किस जैसा नहीं है, कुछ चेंज होगा, हो सकता है कोई फॉर्मल डिफेक्ट रहा हो जिसकी वजह से मुकदमा आगे नहीं चल सकता था, अब यहां पर क्लेम बदल बदल के लेकर आ गया, यहां पर कोई भी कारण रहा हो, तो यहां पर मेरे 2 सूट नहीं हो गए, ये पहला वाला मेरा फर्स्ट सूट हो गया है ना, और इसी तरह से ये मेरा सेकंड सूट हो गया, मेरे पास 2 सूट हो ही गए। इतनी बात तो क्लियर हो गई, यहां पर देखो, यहां पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखो आगे देखो, वो कहते हैं, स्क्रीन पर देखिए ध्यान से, इन अ फ्रेश सूट इंस्टीट्यूटेड ऑन द परमिशन ग्रांटेड अंडर द
लास्ट प्रोसीडिंग रूल। मतलब ये जो आप फ्रेश सूट ने आपने फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट किया था कोर्ट के परमिशन से, जो कि लास्ट रूल में आपको अलाउ किया गया था। द प्लेंटिव शैल बी बाउंड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन इन द सेम मैनर एज इफ द फर्स्ट सूट हैड नॉट बीन इंस्टीट्यूटेड। तो यहां पर जब फ्रेश सूट डलेगा तो हम ये मान के चलेंगे जैसे कि पहला सूट कभी डला ही नहीं था। हम ये मान के चलेंगे कि जैसे कि पहला सूट कभी डला ही नहीं था। तो प्लेंटिव लॉ ऑफ लिमिटेशन से उस तरह से बाउंड होगा। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, प्लेंटिव यहां पर लॉ ऑफ लिमिटेशन से इस तरह से बाउंड होगा जैसे कि ये पहला सूट इंस्टीट्यूट ही नहीं हुआ था, ये माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑर्डर नंबर 23, रूल नंबर 3। अब यहां पर उनका क्या कहना है। यहां पर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट के बारे में बात की है। देखो यार, अक्सर कोर्ट में जरूरी नहीं है कि सारे मुकदमे कंटेस्ट ही हो रहे हों। बहुत सारे मुकदमों में समझौते हो जाते हैं, आर्बिट्रेशन में चले जाते हैं, कंसिलेशन में चले जाते हैं, लोक अदालत में मैटर चले जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं मामलों में। तो यहां पर कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट के बारे में ही बात की है। याद रखिए 23 रूल 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार तुमसे प्री में पूछ लेते हैं कि भैया ये बताओ कॉम्प्रोमाइज के बारे में प्रोविजन कहां लिखा है, सूट के कॉम्प्रोमाइज होने के बारे में प्रोविजन कहां दिया। 23 रूल 3 याद रखो। ये बड़ा जैसे कुछ लैंडमार्क चीजें होते हैं ना दुनिया में, भाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये बड़ी लैंडमार्क चीजें सबको पता है। इसी तरह से कॉम्प्रोमाइज सूट भी एक ऐसा लैंडमार्क पॉइंट है हमारे पास, ऐसा माइलस्टोन है जिसके बारे में लगभग सभी लोग जो सीपीसी में डील करते हैं उन्हें पता होता है। अगर नहीं आपको पता तो इसको याद रख लो, 23 रूल 3 कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट। अब यहां पर वो कहते हैं, ध्यान से देखिए स्क्रीन पर, वेयर इट इज प्रूव्ड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के सेटिस्फैक्शन के लिए इतनी बात साबित कर दी गई। क्या साबित कर दिया गया? दैट अ सूट हैज बीन एडजस्टेड होली और इन पार्ट। ये साबित किया गया कि जो सूट था उसका या तो पूरी तरह से एडजस्टमेंट हो चुका यानी विड्रॉ हो गया, या इन पार्ट उसमें कुछ एडजस्टमेंट की गई है यानी कुछ हिस्सा विड्रॉ किया गया। बाय एनी लॉफुल एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज इन राइटिंग एंड साइन बाय द पार्टीज। लेकिन ये जो कुछ भी विड्रॉन हुआ है, जो एडजस्टमेंट्स हुए हैं, ये पार्टीज कंसर्न में आपस में एक लॉफुल एग्रीमेंट के तहत हुआ है। उनके बीच में कोई लॉफुल एग्रीमेंट हुए हैं या उनके बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। ये कॉम्प्रोमाइज रिटर्न में है, राइटिंग में किए गए हैं, और पार्टीज कंसर्न ने अपने अपने हस्ताक्षर भी किए हैं, सिग्नेचर भी किए हैं। और आगे और भी बातें बोलते हैं, कहते हैं वेयर द डिफेंडेंट सेटिस्फाइज द प्लेंटिव इन रिस्पेक्ट ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। और डिफेंडेंट प्लेंटिव को पूरे के पूरे इसके क्लेम के बारे में या उसके इन पार्ट जो भी सब्जेक्ट मैटर था उसके रिलेशन में उसे सेटिस्फाई कर देता है डिफेंडेंट। भाई प्लेंटिव कब सेटिस्फाई होगा? जब उसका पैसा उसे मिल जाएगा। या मान लो 100 रुपए लेने थे, डिफेंडेंट ने कहा यार 100 रुपए तो मैं नहीं दे सकता, 80 रुपए दे सकता हूं। उसने कहा देख लो यार पूरे कर दो। कहता होते तो भाई मुकदमे थोड़ी झेलता, इतनी तो मुझे लॉयर की फीस देने पड़ गई यहाँ पर मजबूरी में। इससे अच्छा भैया मैं और लॉयर फीस दूं, इससे अच्छा पैसे तुम ही ले लो, कम से कम केस तो निपटेगा। तो फिर प्लेंटिफ को बात समझ में आई, कहता है यार बात तो सही कह रहा है। तो यहां पर किसी तरह का डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को सेटिस्फाई कर दिया पूरे क्लेम के लिए या कुछ उसके हिस्से के लिए, जो भी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट था। अब कोर्ट क्या करने वाली है आगे? तो यहां पर वो कहते हैं द कोर्ट शैल ऑर्डर सच एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज और सेटिस्फैक्शन टू बी रिकॉर्डेड। कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट कहेगी तुम्हारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है? कहते हैं हाँ। कहते हैं ठीक है रिकॉर्ड कर लेते हैं कि इनके बीच में एग्रीमेंट हो गया, इनके बीच में जो है एक इकरारनामा हो गया। कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है क्या तुम्हारे बीच में? कहते हैं सर कॉम्प्रोमाइज हो गया। कह रहे ठीक है भैया एप्लीकेशन दे दो, दोनों एफिडेविट दे दो, हमारे बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया। या वो कहते हैं साहब मामला सेटिस्फाई हो गया। कह रहे तुमने इसको पैसे दे दिए? कहते हैं सर हमने पैसे दे दिए। कह रहे कितना पैसा दिया? कहता है सर वो सारे तो दे नहीं पा रहा था, तो उसने अपनी मजबूरी बताई है कि वो नहीं पूरा कर सकता सर, हमने इतने लिए हैं। कोर्ट ने कहा तुम्हें सेटिस्फेक्शन है, तुम्हें ठीक है इतने में तुम्हारा काम चल जाएगा। कहता सर ठीक है फिर अब और क्या करना? तो कोर्ट ने कहा ठीक है यार हम इस बातों को अपने पास अपने रिकॉर्ड में ले लेते हैं। एंड शैल पास अ डिक्री इन अकॉर्डेंस देयरविद so far as it relate to the party to the suit, whether or not the subject matter of the agreement, compromise or satisfaction is the same as subject matter of the suit। अब यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट मैटर जो भी था उसके सेटिस्फेक्शन के लिए कोई एग्रीमेंट, कॉम्प्रोमाइज, सेटिस्फेक्शन हो गया है,
तो फिर कोर्ट उसके आधार के ऊपर डिक्री पास कर देगी, क्योंकि अब आगे कोई हमारे पास मामला बचा ही नहीं जिसके आधार पर आप उस मुकदमे को आगे चलाओ। एग्रीमेंट हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, मैटर सेटिस्फाई हो गया, सब्जेक्ट मैटर सेटिस्फाई हो गया, तो मुकदमा किस चीज को आगे चलाना? कोर्ट को अब डिग्री ही तो पास करनी पड़ेगी। तो यहां पर ये वही बात है कि कॉम्प्रोमाइज हो जाने पर कोर्ट उस कॉम्प्रोमाइज के आधार के ऊपर डिग्री पास कर देती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं प्रोवाइडेड दैट वेयर इट इज अलेज्ड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय द अदर दैट एन एडजस्टमेंट और सेटिस्फेक्शन हैज बीन अराइव्ड एट। देखो, जितनी जिंदगी हमें सीधी सीधी दिखती है उतनी सीधी है नहीं। जिंदगी जो है वो जलेबी की तरह है, उलझी हुई, और पार्टी कंसर्न का कुछ भरोसा नहीं। उन्होंने कहा सर किस बात का कॉम्प्रोमाइज? एक आदमी कुछ अलग कर रही है, दूसरी पार्टी एडजस्टमेंट को मना कर रही है, कहते ना हमारे बीच में कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ। उसने कहा ये तो कह रहा है मेरा एडजस्टमेंट हो गया। कहता है जी कहाँ एडजस्टमेंट, 100 रुपए लेने थे 80 रुपए दिखा रहा है। सर हमारा कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ, मना कर रहा है। कई बार लोग ना कुछ पैसे लेके मुकर जाते हैं, उतना ले लेते हैं, कहते हैं हाँ हाँ ठीक है कौन, फिर कहते हैं 80 तो आए जेब में, अब बाकी 20 के लिए से पकड़ूंगा। भाई कोर्ट से मुकदमा है, 80 तो मैंने ले लिए, अब बाकी के लिए से पकड़ूंगा कोर्ट में। वो कहता है सर हमारा कॉम्प्रोमाइज हुआ, कहता है हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। लोग बहुत तेजी से कोर्ट में बदल सकते हैं, याद रखिए, कुछ भरोसा नहीं किसी का। रिस्पेक्ट एवरीवन, सस्पेक्ट एवरीवन। एक बार मैं एक कैंटोनमेंट एरिया से जा रहा था, तो मिलिट्री वालों ने एक बोर्ड पे लिखा हुआ था सस्पेक्ट एवरीवन, रिस्पेक्ट एवरीवन। तो मैंने, बहुत साल पुरानी बात है, तब मैं स्टूडेंट था, शायद मैं 12th क्लास में रहा हूँगा। तो जब उसे पढ़ा मैंने कहा बात तो यार बहुत अच्छी लिखी हुई है भाई, आप लोगों पे शक करो, है ना, लेकिन रिस्पेक्ट करो उनकी। शक करने का मतलब ये नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं करोगे। शक करना मिलिट्री वालों का अपना काम है, भरोसा कर लेंगे तो कोई धोखा दे देगा, लेकिन रिस्पेक्ट पूरी मिलेगी, ठीक है। ये बात है। तो वो कहते हैं ठीक है भैया, एक आदमी ने कहा कि हमारा एडजस्टमेंट हो गया, दूसरी पार्टी कहती है किस बात का एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ। तो कोर्ट क्या करेगी? वो कहता था कोर्ट शैल डिसाइड द क्वेश्चन बट नो एडजॉर्नमेंट shall be granted for the purpose of deciding the question unless the court for the reason to be recorded think it fit to grant the adjournment। वो कहता है कोर्ट इस सवाल को फिर तय करेगी कि हाँ भैया इनके बीच में किसी तरह का एडजस्टमेंट हुआ नहीं हुआ, कॉम्प्रोमाइज हुआ नहीं हुआ। और अगर वो दूसरी पार्टी कहती है साहब हमें फिलहाल के लिए एडजॉर्न कर दो, वो कहते हैं नहीं, नॉर्मली तो हम एडजॉर्नमेंट नहीं देंगे, हाँ अगर कुछ मजबूरी है एडजॉर्नमेंट करने की तो दे देंगे, नहीं तो हम नॉर्मली इस मामलों में इन क्वेश्चन को तय करने के लिए एडजॉर्नमेंट कोर्ट नहीं लगाती। उन्हें कोशिश करना चाहिए उस मैटर को देर एंड देन जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ कर ले। मकसद ये है कि एडजॉर्नमेंट ना दो, इस क्वेश्चन को पहले डिसाइड कर लो। अब यहां पर उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया, इसे भी ध्यान से देखिए। एक्सप्लेनेशन में वो कहते हैं एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज विच इज वॉइड और वॉइडेबल अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मान लो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उन्होंने आपस में जो कि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से वॉइड है या फिर वॉइडेबल है ना। हमारे पास ना कुछ सर्टेन पैरामीटर्स हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि कुछ हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, वॉइडेबल है। मान लो CUFMM, मैंने ये लिखा, सिर्फ इतना सा पढ़ देने से मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये वॉइड है या वॉइडेबल है। आखिरी वाले को कर दो तुम यहां पर वॉइड, बस बाकी सबको आप कर दो वॉइडेबल। अब मान लो हमारे पास कोई कोएर्जन है, कोएर्जन के आधार के ऊपर क्या कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो कहते हैं वॉइडेबल। अनड्यू इन्फ्लुएंस के आधार के ऊपर वॉइडेबल, फ्रॉड के आधार के ऊपर वॉइडेबल, मिस रिप्रेजेंटेशन के आधार के ऊपर वॉइडेबल। लेकिन अगर म्यूचुअल मिस्टेक है, म्यूचुअल मिस्टेक के आधार के ऊपर कैसे होता है, वॉइड। यूनिलैटरल मिस्टेक नहीं, म्यूचुअल मिस्टेक के आधार पर वॉइड होता है। तो बड़ा आसान है, इसे याद रख लाना, है ना। ऐसे कुछ टोटके हैं, इससे आप चीजों को आसानी से याद रख सकते हैं। तो रूटीन में अगर आप एक एक को याद करना स्टार्ट करोगे तो थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। चलो अच्छा आगे आ जाओ। तो वो कह रहे हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से अगर कोई कॉम्प्रोमाइज या एग्रीमेंट मान लो वॉइड है, वॉइडेबल हो रहा है, तो उसके बारे में कहते हैं इट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी लॉफुल विद इन द मीनिंग ऑफ दिस रूल।
तो ऐसे वॉइड या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे इस सीपीसी के प्रावधानों के लिए ये लॉफुल नहीं होते, हम उसे डीम नहीं करेंगे कि वो लॉफुल है, और उन्हें फिर कोर्ट रिकॉग्नाइज करेगी भी नहीं। तो तुम सोचो आपस में हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लें और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो, या आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लें और कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो और कोर्ट उसे रिकॉग्नाइज भी कर लेगी, लॉफुल मान लेगी, तो ऐसे नहीं है, ये बोला इन्होंने। चलिए नेक्स्ट आते हैं ऑर्डर नंबर 23 के रूल नंबर 3A पर, और यहां पर उन्होंने क्या बात बोली है। यहां पर वो कहते हैं बार टू सूट, यानी कि हमें कोई सूट वगैरह लाने का यहां पर कोई बार है क्या, और बार है तो किस तरह का बार। यहां पर वो कहते हैं नो सूट शैल लाई टू सेट असाइड अ डिक्री ऑन द ग्राउंड दैट द कॉम्प्रोमाइज ऑन विच द डिक्री इज बेस्ड वाज नॉट लॉफुल। आप ये सोचो कि कोई डिक्री आ गई, कॉम्प्रोमाइज डिक्री, कोई कॉम्प्रोमाइज के आधार के ऊपर डिक्री आ गई, और आप ये बोलो कि इसको सेट असाइड कर दो आप इस डिक्री को, किस आधार पर। वो कहते हैं इस आधार के ऊपर दैट द कॉम्प्रोमाइज ऑन विच द डिक्री इज बेस्ड वाज नॉट लॉफुल, कि जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है ना इनका आपस में वो लॉफुल नहीं था, इसके आधार के ऊपर आप डिग्री को सेटिसाइड कर दो। तो क्या ऐसा कोई भी सूट लाई करेगा उस डिग्री को सेटिसाइड करने के लिए। वो कहते हैं नहीं लाई करेगा, नहीं लाई करेगा। ठीक है, तो मान लो अगर कॉम्प्रोमाइज डिग्री अगर अनलॉफुल है तो देखो भाई साहब उसको सेटिसाइड करने के लिए कभी भी सूट लाई नहीं करता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑर्डर नंबर 23 के रूल नंबर 3B पर। यहां पर उन्होंने क्या बोला, 3B में कहते हैं, रूल नंबर 3B में कहते हैं नो एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज टू बी एंटर्ड इन द रिप्रेजेंटेटिव सूट विदाउट द लीव ऑफ अ कोर्ट। अगर आप किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट या किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, लेकिन सूट जो आप लेकर आ रहे हैं वो है एक रिप्रेजेंटेटिव सूट, तो रिप्रेजेंटेटिव सूट जब कभी भी लाया जाता है और उसमें किसी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज या कोई एग्रीमेंट करने की बात होती है तो वहां पर कोर्ट का पहले कंसेंट लेना जरूरी है। एक सेकंड दीजिए। अब जरा मैं आपको रिप्रेजेंटेटिव सूट समझा दूं। मान लीजिए कुछ 50 लोगों का ग्रुप है, मान लो ये लोग लेबरर हैं, इनका एक लीडर भी है। इस लेबर्स की या लेबरर्स की जो ग्रुप का एक लीडर है, मान लो उसका नाम है ए। यहां पर हमारे पास ये ग्रुप में जो बाकी लोग हैं उनके नाम रख देते हैं, मान लो X1, X2, X3, है ना, ऐसे करके X50 तक ये सारे लोग हो गए। ये सब के सब मिलकर एक मैनेजमेंट के खिलाफ मान लो मुकदमा लाना चाहते हैं। मैनेजमेंट का नाम है ABC कंपनी, या कंपनी के खिलाफ लाना चाहते हैं, एक ही बात है, ABC कंपनी के खिलाफ लाना चाहते हैं। अब ये सारे मिलकर सूट कैसे लाएं, क्या X ABC कंपनी के खिलाफ एक मुकदमा लेकर आए, X2 अलग लेकर आए, X3 अलग, ऐसे X50 तक 50 मुकदमे क्या अलग अलग डलें, नहीं। इसमें वो क्या करते हैं, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त कर देते हैं कि साहब ये हमारा लीडर होगा, ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा, और ये उसके लिए एक सूट लेकर आएगा, हमारा हम सबके बिहाफ के ऊपर ये सूट लेकर आएगा। ठीक है, तो इसको जिस पर्सन को इन्होंने नियुक्त किया कि हम सबके बिहाफ के ऊपर ये सूट लेकर आएगा, हम भी इसमें पार्टी होंगे लेकिन हमें रिप्रेजेंट ये करेगा, तो ये तो बन गया रिप्रेजेंटेटिव। और ये जो सूट लेकर आया ए रिप्रेजेंटिंग X1 टू X50, है ना, अगेंस्ट ABC कंपनी, तो ये सूट बन गया हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव सूट। अब क्योंकि ए लीडर है, मान लो कंपनी वालों ने इसे कॉल किया, भैया शाम को क्या कर रहे हो, उसने कहा साहब बताइए क्या बात है, कह रहा तुमसे कुछ बातचीत करनी है, कह रहा भाई आपसे कोई बात नहीं, बात तो कोर्ट में होगी। कहता है अरे भाई कोर्ट में कुछ ऐसी बातें होती है कोर्ट में नहीं होती। और कहता है बताइए तो सही, कहते मिलोगे तो बताएं। उसने बोलिए, कहते भाई तुम्हारे फायदे की बात है, शाम को इस जगह पर मिल लेना। शाम को ए गया मिलने के लिए, इसने कहा भाई देखो हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, इस केस को विड्रॉ कर लो। उसने कहा तो कम है, कहता ठीक है डबल कर देते हैं, विड्रॉ कर लो। इसने कहा ठीक है कर लेता हूं। मान लो ए ने यहां पर सू विड्रॉ कर लिया या अबंडन कर दिया या पार्ट विड्रॉ कर लिया। ये सारे के सारे X1, X2, X3, X50 तक 50 लोग जो विश्वास करके ए को नियुक्त किया था, जिन्होंने कि हमारे भैया केस को लड़ो, हमें तुम पर भरोसा है, तुम आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे हैं,
ये तो ए ने दगा दे दिया इनको, तो ये ए इनको दगा ना दे सके, इसके लिए उन्होंने क्या तरीका बनाया है, वो कहते हैं कि अगर कोई भी ये रिप्रेजेंटेटिव सूट में कोई आदमी कॉम्प्रोमाइज करने की सोचे या किसी तरह का कोई एग्रीमेंट करके, है ना, उस मामले को विड्रॉ करना चाहे, तो भैया फिर पहले कोर्ट से परमिशन ले लो, ऐसे नहीं मुंह उठा के हो जाएगा तुम्हारा काम। तो यहां पर यही बात उन्होंने सब रूल नंबर 1 में बोली है। वो कहते हैं नो एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज इन रिप्रेजेंटेटिव सूट शैल बी एंटर्ड इनटू विदाउट द लीव ऑफ अ कोर्ट, यानी कि कोर्ट की परमिशन के बगैर आप किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज या एग्रीमेंट नहीं कर सकते। एक्सप्रेसली रिकॉर्डेड इन द प्रोसीडिंग्स एंड एनी सच एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज एंटर्ड इनटू विदाउट द लीव ऑफ अ कोर्ट शैल बी रिकॉर्डेड एज अ वॉइड। और मान लो तुमने कोर्ट के परमिशन के बगैर कोई कॉम्प्रोमाइज कर भी लिया, तो तुम्हें क्या लगता है वो वैलिड होगा? वो कहता है वैलिड नहीं होगा, वो वॉइड होगा, वॉइड। और मे नहीं लिखा है, लिखा है शैल, मतलब वॉइड ही होगा, शून्य होगा। ऐसा होगा जैसे कि ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज, ऐसा कभी एग्रीमेंट कभी हुआ ही नहीं था, ऐसा मान के चलेंगे इस केस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं बिफोर ग्रांटिंग सच लीव, यानी इससे पहले कि कोई भी यहां पर लीव ग्रांट की जाए, द कोर्ट शैल गिव नोटिस इन सच मैनर एज इट मे थिंक फिट टू सच पर्संस। तो ये जो X1 X2 X50 तक लोग थे, कोर्ट इससे पहले अगर कोई भी लीव देती है तो इन सब लोगों को नोटिस दे देगी। यानी ये जो X1 से लेकर X50 तक के जितने लोग थे, इनको एक नोटिस मिल जाएगा, तो उनको जानकारी पता चल जाएगी कि हाँ जी परमिशन के लिए इसने लगाया है। और इनको कोई ऑब्जेक्शन होगी तो फिर ऑब्जेक्शन ले लेंगे। ये लोग इंटरेस्टेड लोग हैं ना, जो लोग इस मामले में इंटरेस्टेड होते हैं, उनको यहां पर नोटिस दे दिया जाता है। कोर्ट एक नोटिस देगी इन सब लोगों को। चलिए आगे देखिए, यहां पर उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी है। वो कहते हैं यहां पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव सूट का मतलब क्या है। वो कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट का मतलब है वो सूट जो सेक्शन नंबर 91 या 92 या हमारा ऑर्डर नंबर 1 के रूल नंबर 8 में, या फिर वो सूट जिसमें कि हमारा कोई अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली है, उसमें मैनेजर सूट लेकर आता है, जिसमें वो बाकी जो हिंदू फैमिली मेंबर के, जो हिंदू फैमिली के मेंबर्स हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है एज अ कर्ता। तो ऐसा मैनेजर है कर्ता, अगर HUF को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो वो भी एक रिप्रेजेंटेटिव सूट माना जाता है। और वो कहते हैं यहां पर जो लिखा है एनी अदर सूट एंड इन एनी अदर सूट इन विच द डिक्री पास्ड में by virtue of the provision of this code or any other law for timing in force bind any person who is not named as a party to the suit। और वो कहते हैं अगर तो रिप्रेजेंटेटिव सूट है तो ये सब देखेंगे, और वो कहते हैं अगर कोई एनी अदर सूट है तो वहां पर अगर कोई भी डिक्री पास की है, तो वहां पर अगर कोई ऐसा पर्सन जिसका नाम हमने सूट में मेंशन नहीं भी किया हुआ रिप्रेजेंटेटिव सूट में, तो वो भी उसमें बाइंड हो जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव सूट में हम एक कैटेगरी ऑफ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर सूट में उसका नाम ना भी हो तो भी वो लोग बाइंड होते हैं। मान लो थर्ड जेंडर के बेसिस पर एक रिप्रेजेंटेटिव सूट आ गया और किसी मान लो एनजीओ ने फाइल कर दिया, तो उसमें एनजीओ ने उस एक थर्ड जेंडर का मान लो नाम नहीं भी लिया, लेकिन थर्ड जेंडर एट लार्ज अगर इफेक्ट हो रहे हैं तो उनके ऊपर वो बाइंड हो जाएगा। लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में होने चाहिए, उन सबके इंटरेस्ट कोई डिसाइड हो रहे हों, नाम उनका नहीं भी है तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बाइंड हो जाएंगे, ये बोल रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं ऑर्डर नंबर 23 के रूल नंबर 4 पर, और यहां पर वो कहते हैं प्रोसीडिंग्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री नॉट अफेक्टेड। प्रोसीडिंग इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री नॉट अफेक्टेड मतलब यहां पर यह है कि अगर डिक्री के एग्जीक्यूशन के तहत कोई भी कार्रवाई की जा रही हो, वो प्रभावित नहीं होगी। तो हमारा ये जो ऑर्डर है इसके बारे में वो कहते हैं नथिंग इन दिस ऑर्डर शैल अप्लाई टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर। यानी इस ऑर्डर में कोई भी ऐसी कार्रवाई जो किसी भी डिक्री के एग्जीक्यूशन में, ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के साथ की जा रही हो, तो हमारा ये ऑर्डर उनकी प्रोसीडिंग्स को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि उनके ऊपर ये अप्लाई ही नहीं होता। और आसान तरीके से बताऊं तो मैं कहूंगा कि अगर किसी भी डिक्री या ऑर्डर का एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो हमारा ये जो ऑर्डर के प्रोविजंस हैं वो उन प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये पूरा आपका चैप्टर नंबर 23 कंप्लीट हो गया। इसके साथ हम अपने नेक्स्ट ऑर्डर पर आगे स्विच करेंगे। सो मीन टाइम इस चैप्टर को, इस वीडियो को यहीं पर रोक लेते हैं। बाकी के प्रोविजंस के लिए आपके साथ नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। सो मीन टाइम मुझे इरा दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।